तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन का अगला एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2। और इससे पहले कि हम वीडियो के अंदर आगे बढ़े, मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली कि अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है, उनके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, तो पहले वो देख कर आ जाइए कि हमारे चैनल पर ये सब कुछ अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो रम्बलिंग है वो ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी है, और जो हिच है वो उन लोगों की हेल्प कर रही है जो लोग टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे दब चुके हैं। हिच ने जिस ओल्ड लेडी को बचाया था वो उस ओल्ड लेडी को लेके एक मेडिकल सेंटर पे आ चुकी है, जहाँ पे सभी लोगों को ट्रीट करा जा रहा था। अब उसके बाद में दिखाया जाता है कि कुछ लोग हैं जो लोग एरिन की तरफदारी कर रहे हैं कि एरिन ने भले ही जो भी किया, यानी कि उसके कारण कुछ लोग मरे गए, कुछ बच्चे मारे गए, तो वो एक सैक्रिफाइस ही था, क्योंकि उसने हम लोगों को सभी एल्डियंस को जिंदा रखा है। और वहीं पे कुछ लोग और होते हैं जो बोलते हैं कि उसने हमारे बच्चों को मार डाला और वो एक डेविल है। हिच ये सारे कॉन्फ्लिक्ट सुन रही होती है और उसको ये समझ में आ चुका होता है बहुत अच्छे से कि यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट हो सकती है इन लोगों के बीच में इसी चीज़ को लेके। अब हिच उस जगह से बाहर निकलती है और उसको कुछ फुटस्टेप दिखाई देते हैं जो कि बेसमेंट से आ रहे होते हैं। हिच उन फुटस्टेप का पीछा करती है और उसके ऊपर हमला होता है, और जब वो पलटवार करती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो आनी थी, और उसकी वीकनेस देख के उसको लगाता है किसी ओल्ड लेडी ने उसके ऊपर हमला किया है। अब उसके बाद में हिच आनी को पकड़ तो चुकी होती है, लेकिन आनी बोलती है कि मैंने अपने हैंड को ऑलरेडी कट कर लिया है, तो इवन तो तुमने मुझे पकड़ लिया है, मैं कभी भी टाइटन में बदल सकती हूँ। जिसको जवाब देते हुए हिच बोलती है कि तुम्हारी वीकनेस देख के मुझे लगता नहीं कि तुम टाइटन फॉर्म में आ पाओगी, और आनी उसको फिर से थ्रेटन करती है। अब आनी से लड़ने की जगह पे हिच जो होती है वो आनी को लेके घोड़े के पास जाती है, और वो लोग आगे निकलने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग रम्बलिंग के बारे में कुछ तो कर पाएंगे। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते तो आनी बोलती है कि कम से कम अब से मुझे तुम्हें किसी बुराई करते हो सुनना नहीं पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद में हिच को रियलाइज़ हो चुका था कि आनी से जिसने भी आज तक बातें करी हैं आनी वो सारी सुन रही थी, और आनी बताती है कि उसने उस सबको एक ड्रीम की तरह देखा था जो भी लोग बता रहे थे उसको, और वो प्रेटी मच सब कुछ जानती है सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आर्मीन और हिच उससे रेगुलरली बात करते रहते थे। इन्हीं बातों को सुनने के बाद में आनी ने डिसाइड किया था कि वो इन लोगों के साथ में फ़ाइट करेगी। बाहर निकलने के बाद में आनी को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि वॉल टाइटन्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद में हिच उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है एरिन जो कर रहा है वो क्या है, सही है या गलत है, यानी किसी मासूम की जान लेके अपने आप को एग्जिस्ट करवाना सही है या गलत। आनी बोलती है कि आर्मिन की बातें सुन के अभी तक मुझे तो यही लगा है कि एलियंस को बचाने के लिए जो भी किया जाए सब सही है। तो उसके बाद में जो हिच होती है वो पूछती है तो तुम क्या कहना चाहती हो कि जो इतने सारे लोगों को सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो सही है। तब आनी बताती है कि नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, मुझे एक्चुअली कभी वर्ल्ड को बचाने की इच्छा थी भी नहीं। मुझे तो बस इतना याद है कि मुझे बचपन में अबेंडन कर दिया गया था मेरी मम्मी के कारण, जिन्होंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए मुझे छोड़ दिया था क्योंकि उनका अफेयर चला था किसी एल्डियन के साथ में। जिसके बाद में एक एल्डियन ने मुझे गोद लिया था और उसका सिर्फ एक ही मिशन था, मेरे अंदर इतना मार्शल आर्ट कूट कूट के भर देना कि मैं मार्ली सोल्जर्स के लिए काम आ पाऊँ। काफ़ी ट्रेनिंग के बाद में आनी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो उसके पापा फिगर थे उनको ही मार देती है, उनके पैर तोड़ देती है, जिसके बाद में कभी चल नहीं पाते हैं। लेकिन वो आदमी जो था वो अभी भी खुश था, क्योंकि उसने फाइनली आनी को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वो वेपन या विदाउट वेपन किसी को भी मारने की ताकत रखती थी। ये सब सुनने के बाद में हिच बोलती कि मुझे तुम्हारी जन्म कथा नहीं सुननी है, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो। तो आनी बोलती मैंने तुम्हें 4 साल तक सुना है, तो मेरी थोड़ी देर तक सुनने के लिए तुम मर नहीं जाओगी। रानी बोलती है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हम जिस चाय को मार डालें, जो चाय करते रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बाद में। और ये सारे कांड करने के बाद में वो जो आदमी था उसने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि आज तक मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सब गलत है, इस सब को छोड़ दो और वापस आ जाओ। जिसके बाद में आनी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास में ऐसा कोई एक व्यक्ति होता है जो उसका हर समय घर पे वेट करता है और वो उसको बहुत प्यार करता है, और मेरे लिए वो व्यक्ति है। तो उसी व्यक्ति के कारण मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि कुछ तो मैटर करता है लाइफ के अंदर, अगर सब कुछ नहीं करता तो।
अब दूसरी कंट्री के अंदर जो एल्डियंस होते हैं वो लोग बेग कर रहे होते हैं मार्लियन से कि हमें अंदर जाने दो, हमें सेफ्टी दो, क्योंकि एरन येगर यहाँ पर आके सबको मारने वाला है। लेकिन क्योंकि दूसरी कंट्री के लोगों के पास में वो मैसेज नहीं गया था तो उनको लग रहा था ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है। और उसके बाद में वो आदमी बोलता है कि नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है, हम सभी को एक जैसा ड्रीम कैसे आ सकता है, वो भी एक ही साथ में, और वो भी यहाँ तक कि दूसरी कंट्री के लोगों को, जबकि हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है उनके साथ में। लेकिन मार्लियंस उनकी बात नहीं सुनते हैं और जो व्यक्ति लड़ाई कर रहा होता है वो असल में आनी का फादर फिगर ही होता है और उसको नीचे बैठने को बोला जाता है और अपने सर के पीछे अपने हाथ रखने को बोला जाता है और बाकी लोगों को भी सेम करने को बोला जाता है। और उसके दिमाग में फिर सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि आनी लौट कर वापस आएगी, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था। अब कुछ लोग कमांडर शेडिस को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर शेडिस जो होता है वो बोलता है कि मुझे ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद की लाइफ की फ़िक्र करो और ये ग्रेस जो बोले उनकी बात मानते जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मैटर करती है इस पॉइंट पे। और ऐसा बोलने के बाद में सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे आर्मिन और मिकासा बात कर रहे होते हैं और आर्मिन कॉनी का पीछा करने के लिए जा रहा होता है। अब जो मिकासा होती है वो आर्मिन को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर आर्मिन नहीं मानता है और फाइनली मिकासा बोलती है कि मुझे कुछ ऑर्डर दे के जाओ कि मुझे क्या करना है। आर्मिन गुस्सा होकर बोलता है कभी तो खुद के लिए सोच लो, मतलब मैं तुम्हारे लिए कब तक सोचूंगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे और तुम्हें खुद के लिए कभी तो डिसीजन लेना ही होगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे क्या ठीक करूँ और इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं गैबी की हेल्प करूँगा फैल्को को बचा के, और जो गैबी है वो राइनर और पीक से बात करके हमारी साइड में आ जाएगी और हम कुछ तो कर पाएंगे सिचुएशन के बारे में। फिर गैबी और आर्मिन लोगों को बाय बोल के चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है फ्लॉश और जॉन को, जहाँ पर फ्लॉश बताता है कि 10 महीने पहले एरन ने इस प्लान के बारे में बताया था कि वो ज़ीक से फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटी लेके रम्बलिंग शुरू करेगा। और इसके बाद में वो घूमता है मार्लियंस की तरफ में और बोलता है कि तुम्हें जिस मिलिट्री ने बैकअप दिया था वो अब मर चुकी है, तो तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, और क्योंकि एरन यहाँ पर नहीं है इसलिए तुम लोगों को हैंडल मैं करूँगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जिसके बाद में जिसको उसने हाथ में शूट किया था वो पलट के जवाब देता है और बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और अपना प्राइड दिखाता है। जिसके बाद में फ्लॉश उसको मार डालता है। जॉन सब कुछ होते हुए देखता है, सभी लोग डर जाते हैं। फिर मिकासा की एंट्री होती है और मिकासा कुछ नहीं बोल पाती है। फ्लॉश जॉन के पास में आता है और बोलता है कि जॉन अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम जीत गए हैं और तुम अब नॉर्मली रह सकते हो जैसा तुम्हें हमेशा से रहना था। और उसके बाद में मिकासा पूछती है कैप्टन लीवाई और हांजी का क्या हुआ, वो भी तो उनके साथ में थे। तो फ्लॉश जवाब देता है कि आई एम सॉरी, लेकिन ज़ीक ने लीवाई को मार डाला है। फिर से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कॉनी और फैल्को को, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फैल्को को लगता है कॉनी बहुत अच्छा आदमी है और वो उसकी जान बचाने के लिए दूर भाग रहा है। फैल्को कॉनी को थैंक यू बोलता है और कॉनी अपने आप में ही अपने पेरेंट्स को याद करता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसको बोला था कि वो सबकी जान बचाए। अब इसके बाद में फैल्को मन ही मन में प्लान कर रहा होता है कि मुझे साउथ में वापस जाना होगा, गैबी और बाकी लोगों की हेल्प करनी होगी, और वहीं पे कॉनी प्लान कर रहा होता है अपनी मम्मी को बचाने के बारे में। और फिर दिखाया जाता है कि मार्लिन्स अपनी शिप्स को वापस भेज रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ताकि वो लोग मैसेज भेज सकें कि एरन वहाँ पर आ रहा है सारे वॉल टाइटन्स को लेके। अब इसके बाद में पीक और कमांडर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हांजी की एंट्री होती है और वो बोलती है कि मेरे पास में एक भी वेपन नहीं है और मैं यहाँ पे लड़ाई की इच्छा से नहीं आई हूँ। और वो जो वहाँ पे लेटा हुआ है वो काफ़ी बुरी हालत में है और वो भी लड़ने के मूड में नहीं है और हम लोगों को तुमसे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर करें, ताकि आप हमारी किसी भी ऑप्शन वीडियो को मिस ना कर सकें। इसी के साथ में अगर आपको अपने जैसे और ओटाकू या वीप से बात करने की इच्छा है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की इच्छा रखते हैं तो अब हम लोगों के एक स्पेशल मेंबर बन के हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।